हेलो नमस्कार, मैं दीपिका सेठ आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि एक चैप्टर के अनुसार ही देखा जाएगा कि जो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। ये टॉपिक है आपका बाल वृद्धि एवं विकास का। ठीक है, ये आपके यूपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, DSSP के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम उच्च लेवल की बात करें तो ये यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इससे क्वेश्चन आते हैं। और यूपी टेट में ये जितने नोट्स मैं आज बताऊंगी यूपी टेट के लिए उससे ज़्यादा को मतलब क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने परिभाषाएं भी ऐड की हैं, सब कुछ ऐड किया है। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहली बात कि वृद्धि होता क्या है। तो वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो वृद्धि क्या होता है कि वृद्धि से तात्पर्य आकार और वजन में, जब हमारे शरीर में आकार और वजन हमारा बढ़ता है तो वो क्या होता है, वृद्धि होती है। और वहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है, जब हम एक अवस्था से, ये रहा आपका, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते हैं तो क्या होता है, विकास होता है। जैसे हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, जैसे हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था में गए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गए, तो क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। ठीक है, हम लोग वृद्धि को जब होता है तो उसको माप सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया है क्या, मात्रात्मक। ठीक है, कि आप कितने मोटे हुए, आप छोटे लग रहे हैं, आप कितनी हाइट है आपकी। ठीक है, लंबाई, अब वृद्धि में लंबाई भी आता है, लंबाई कितनी है, कितने फुट के हैं आप, कितने किलो के हैं, तो आप उसको मात्रा दे सकते हैं कि आप 50 किलो के हैं, या आप मतलब कि आपकी हाइट 5 फुट की है, तो आप उसको क्या मात्रा दे सकते हैं, तो मात्रात्मक है। जबकि विकास जो है उसका स्वरूप क्या है, गुणात्मक है। ठीक है, उसका स्वरूप क्या है, गुणात्मक है। तो आप विकास जब होता है ना तो आप उसको आप माप नहीं सकते। अगर कोई बच्चा बैठना स्टार्ट करता है, फिर बैठकर चलना स्टार्ट करता है ना, तो उसको आप मात्रा में नहीं कन्वर्ट कर सकते कि इतना, मतलब कि इतना ही बैठता था अब ऐसे चलने लगा, नहीं। अब कोई चलना स्टार्ट किया फिर दौड़ने लगे तो आप वो काउंट नहीं किया करेंगे ना कि वो 2 कदम चलता था अब 10 कदम चलता है, नहीं। उसका विकास देखेंगे, पहले चलता था अब अच्छे से चलता है, आप ये बोलेंगे, तो वो क्या हो गया, एक गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृद्धि और विकास का थोड़ा सा क्या होता है, डेफिनेशन। एक तरह से आप समझ जाएं, जितनी सरल भाषा में आप समझेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड मतलब ये क्या बोलते हैं, हार्ड शब्दों का यूज करके भी कोनो फायदा नहीं होता। एग्जाम में जो आपको आना चाहिए बस ये है कि आपका नंबर कोनो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, अब वृद्धि आगे देखते हैं। वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है, वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है और विकास एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक लंबे समय के लिए चलता है। ठीक है, हमेशा चलता है, जीवन से पर्यंत तक चलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर विकास में ही आपका वृद्धि समाहित है, क्योंकि आपका आकार, आपका वजन, आपका सब कुछ क्या विकास में ही बढ़ रहा है ना। आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ गए, आपका आकार वजन बढ़ा, विकास में ही हुआ ना। तो वही बात ये बोल रहा है कि वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है, वृद्धि एक संकुचित प्रक्रिया है और विकास एक क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। विकास में ही वृद्धि समाहित है, ये बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से लेकर आपका मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, विकास का कभी कभी डेफिनेशन देता है तो आपको ये चीज़ होता है कि गर्भावस्था से मृत्यु तक चलने वाली पर्यंत चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, तो यह याद होना चाहिए आपको। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आपका हो गया परिभाषा, परिभाषा भी मैंने ऐड किया है क्योंकि यूपी में जो भी एग्ज़ाम होता है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसमें आपकी परिभाषाएं ज़रूर पूछता है। आप ये पिछले साल का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं कि उसमें परिभाषाएं पूछता है, सीधे सीधे आपको परिभाषा दे देगा और फिर वो शिक्षा शास्त्रियों के नाम दे देगा, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए, डिट्टो जो वो बोले आपको वही चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हालत के अनुसार है आपका, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ट्रिक, जब मैं पढ़ती थी, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैं ट्रिक अपनाती थी। एक तो वो था कि आप जब भी पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा उसमें ट्रिक देखिए, क्योंकि बस एग्जाम में ये होता है कि दिमाग उस समय खुले। एग्जाम में अगर दिमाग नहीं खुला, आपका अभी चल रहा है तो दिमाग तो कोनो फायदा नहीं है जब आपका एग्जाम में नहीं चलेगा। तो वो क्या है कि अगर आपका, आप देखिए, नवीन नवीन बात कहाँ हुई है, हालाक ने कहा है। ठीक है, नवीनता देखिए,
यहाँ पे भी क्या है, नवीन नवीन, यहाँ पे भी नवीन। ये किसने क्या कहा है, हार्लॉक ने कहा है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हार्लॉक ने क्या कहा है कि विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं अथवा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये हार्लॉक के अनुसार हो गया। आगे आता है आपका क्या, फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, ठीक है। वृद्धि का ही इन्होंने डेफिनेशन दिया, जब हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो वृद्धि होता है। फिर जैसे लंबाई हो गया, भार, यहाँ सॉरी करिए, थोड़ा बना लीजिएगा, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ होगा भार, ठीक है, भार होगा। तो ये भार में वृद्धि हो, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाली संपूर्ण परिवर्तन से होता है, ठीक है। पूरा उसमें परिवर्तन होगा, आपका मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सब कुछ उसमें ऐड होता है आपका विकास में, ठीक है। आगे आपका प्रोफेसर सोरेनसन के अनुसार, ठीक है। प्रोफेसर सोरेनसन के अनुसार, अगर प्रोफेसर सोरेनसन के अनुसार विकास एक गुणात्मक स्थिति है, जबकि वृद्धि एक परिणात्मक स्थिति है। जैसा कि मैंने ये समझाया था ऊपर कि विकास को गुणात्मक स्थिति कहते हैं, विकास को परिणात्मक या मात्रात्मक स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है आपका चार्ल्स के स्किनर के अनुसार। तो इस चार्ल्स स्किनर के अनुसार है आपका कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए जो धीरे धीरे दिया है ना, तो ये धीरे धीरे आप दिमाग में रखिएगा कि स्किनर का कुछ उन्होंने धीरे धीरे की बात की थी, तो स्किनर का है ये। मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि एग्जाम में कैसे याद हो परिभाषाएं जल्दी से, ठीक है। विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, आगे आपका विकास की विशेषताएं, ठीक है। विकास की विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि विकास के विशेषताएं कौन सी नहीं हैं। तो आपको तीन क्वेश्चन दे देंगे विशेषताओं के बारे में, एक दे देगा कि विशेषताएं नहीं है उसके बारे में, तो आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला है आपका विकास एक परिदृश्य में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विकास लगातार होता है परंतु एक रेखीय न होकर एक लयात्मक होता है, ठीक है। एक रेखीय न होकर मतलब आप एक ही तरह से आपका विकास नहीं हो रहा है, कभी रुक रहा है, क्योंकि देखिए शैशवावस्था में बालक जल्दी से बढ़ता है, लेकिन बाल्यावस्था में उसकी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा क्या विकास थोड़ा रुकता है, थोड़ा शांत स्थिति में आता है, ठीक है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। फिर किशोरावस्था में उसका शीघ्र मतलब कि उसके अंदर संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक सब तीव्र गति से होने लगता है। तो एक बार तेज हुआ, फिर देखिए एक बार तेज, इसको समझिए, एक बार तेज हुआ फिर धीरे धीरे हुआ, फिर तेज हुआ, तो ये क्या आपका बना है, लयात्मक, ठीक है, लयात्मक बन रहा है, ठीक है। लय आ रहा है आप में, एक रेखा में, एक रेखा में नहीं चल रहे हैं ना, ठीक है। विकास लयात्मक तरीके से होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ठीक है, आगे आपका विभिन्न शरीर में विभिन्न भागों के लिए विकास विभिन्न होता है, ठीक है। शरीर में विभिन्न भागों के लिए विकास विभिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। विकास एक अधिकतर लक्षण परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। विकास का जो विकास होता है, अधिकतर लक्षण जो होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं, आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विकास पक्ष एक लक्षण विशेष होता है। विकास व्यापक होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, व्यापक होता है। अभिवृद्धि की तरह सभी व्यक्तियों में भी भिन्न भिन्न होता है, ये याद रखिएगा कि जैसे अभिवृद्धि की तरह कि विकास का जो एक होता है कि सबका एक तरह नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा होता है, किसी का जल्दी विकास होता है, किसी का देरी से विकास होता है, कोई जल्दी बोलना सीखता है, कभी कोई देरी से बोलता है। तो ये होता है आपका विकास, ठीक है। सबका भिन्न भिन्न होता है, व्यक्तिगत, ये इसी को कहते हैं ना व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए ये सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें होता है, देखिए इसमें 11 सिद्धांत मैंने बताए हैं, 11 को अच्छे से समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत। विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। गर्भावस्था से लेकर आपका गर्भावस्था से लेकर आपका मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सभी लोगों का क्या होता है, विकास भिन्न भिन्न होता है। व्यक्तिगतता मतलब कि सभी का व्यक्तिगत अलग अलग होता है। ठीक है, व्यक्तित्व एक तरह से। परिमार्जिता का सिद्धांत, परिमार्जिता में होता है कि अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ विकास अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, बालक अगर बिगड़ रहा है, तो उसको हम सही दिशा सही राह दिखाकर उसको हम सही क्या कर सकते हैं, राह पे ला सकते हैं। परिमार्जित मतलब होता है सुधार। क्या होता है, सुधार आप कर सकते हैं। ठीक है, सुधार भी हो जाता है। ठीक, आगे आपका विकास क्रम का मतलब विकास क्रम में होता है। सामान्य से विशिष्ट, इसमें सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत जो है आपका पांचवा। तो इसमें बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे अब विशिष्ट प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। जैसे बालक कुछ शब्दों को बोलता है, फिर धीरे धीरे वो शब्दों को जोड़ता है, फिर धीरे धीरे वो एक सेंटेंस बोलने लगता है। तो आपको नहीं लगता कि अरे ये इतना बोलने लगा बच्चा। तो ये होता है आपका सामान्य से विशिष्ट। अब केंद्र से दूर का सिद्धांत आ गया आपका, मस्तादमुखी हो गया, एकीकरण का सिद्धांत हो गया। देखिए केंद्र से दूर का ये जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके सिद्धांत पर आधारित है आपका मस्तकाधोमुखी। मतलब आपका जो विकास होता है पहले सर से लेके पैर तक, सर से स्टार्ट होता है पैर तक जाकर होता है। तो ये होता है आपका मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण में सिद्धांत मतलब कि एकीकरण विकास मतलब सभी को एक करके विकास होता है। पहले बालक क्या करता है, उंगलियों को चलाता है, फिर अपने क्या यहाँ से चलाने की कोशिश करता है, फिर पूरा हाथ वो चलाने लगता है। तो ये होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत, सारी चीजें एक करके चलने का। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सभी से विकास जो है एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कि सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं, बस कुछ कुछ व्यक्तिगतता भिन्न भिन्न होती है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अंतः क्रिया होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होगा अंतः क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका हुआ अंतः क्रिया का सिद्धांत। जैसे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों के अंतः क्रिया से ही बालक का विकास होता है। ये नहीं कि आप वंशानुक्रम से ही बालक का विकास कर सकते हो कि बच्चे को बस पैदा कर दिया विकास हो गया। नहीं, बच्चे को समाज भी देना पड़ता है, बच्चे के आस पड़ोस का से भी रिलेटेड दुनिया देखनी होती है। वातावरण उसी को कहते हैं, परिवार का माहौल कैसा है, जैसा परिवार का माहौल होता है वैसा बच्चा सीखता है, जैसा आपका समाज का माहौल होता है वैसा बच्चा सीखता है। तो वही दोनों का अंतः क्रिया जब होता है तब वो विकास अच्छे से होता है, तब वो विकास माना जाता है। अब विकास आपका वातावरण अच्छा है तो बालक अच्छा होगा, वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे है आपका, देखिए विकास के पक्ष कौन कौन से हैं। अगर बालक के विकास की हम लोग बात कर रहे हैं कि बालक का विकास हो रहा है, तो विकास किस किस पक्ष में हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो बालक के विकास का पक्ष होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में ही आपका क्या है, शारीरिक विकास को ही बस वृद्धि माना जाता है, बकिया चीज को नहीं वृद्धि माना जाता। बस शारीरिक विकास जो होता है वही आपका वृद्धि है। तो आप देख रहे हैं ना कि विकास में ही क्या है, वृद्धि समाहित है। ठीक है, तो आपका फिर हो गया मानसिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, फिर चारित्रिक विकास। जब ये सारे विकास एक साथ होते हैं मिलजुल कर, तब होता है आपका विकास। ठीक है, जब आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक ये सारे विकास होते हैं तो अब आपका माना जाता है कि आपका विकास हो रहा है। ठीक है, आगे है आप लोग का, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे है विकास की अवस्थाएं। अवस्था कौन कौन सी होती है विकास की, तो इसमें देखिए मैं दो लोगों का, मनोवैज्ञानिकों का लाई हूँ, जो कि एग्जाम में दो लोगों का पूछा है। ठीक है, तो मैं उन्हीं दो लोगों का लाई हूँ। तो इसमें विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था से होकर गुजरता है। और मनोवैज्ञानिक हार्लाक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्लाक को लोग क्या जेंट्स समझते हैं, लेकिन वो लेडीज हैं, श्रीमती हार्लाक हैं।
ठीक है। हल्लाक ने विकास की निम्न अवस्था को उल्लेख किया है। तो उन्होंने देखिए ये दिए हैं कितनी अवस्थाएं, ये 7 अवस्था दिया है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ये 7 अवस्थाओं को दिया गया है। तो इस 7 अवस्था आपकी कौन कौन सी है, देखिए पहला हो जाएगा आपका गर्भावस्था, जो कि सभी लोग जानते हैं कि पहला अवस्था होता है गर्भावस्था। दूसरा होता है आपका शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था। फिर देखिए प्रारंभिक शैशवावस्था को इन्होंने कितना माना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम गर्भावस्था की बात करें, सिर्फ गर्भावस्था की, तो जन्म से पूर्व, जब बालक का जन्म नहीं हुआ है, वो अभी माँ के गर्भ में ही है, तो वो होता है आपका गर्भावस्था। अगर हम दूसरा बात करें प्रारंभिक शैशवावस्था की, तो प्रारंभिक शैशवावस्था होता है आपका जन्म से लेकर 14 दिन। कितने दिन, जन्म से लेकर 14 दिन तक माना जाता है। उत्तर शैशवावस्था देखिए प्रारंभिक हो गया, उत्तर मतलब लास्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उत्तर शैशवावस्था मतलब अंतिम शैशवावस्था होता है आपका 14 से 2 वर्ष तक का माना गया है। फिर होता है आपका स्टार्ट कौन सा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही 2 से 11 वर्ष 2 से 11 वर्ष बाल्यावस्था माना गया है। और उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद है आपका किशोरावस्था 13 से लेकर 17 वर्ष के लिए। फिर आपका उत्तर वही अंतिम किशोरावस्था है 17 से 21 वर्ष के लिए। ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको नहीं पता रहेगा कि हल्लाक का है कि रास का है। तो अगर आप अच्छे से कन्फ्यूजन दूर करके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को, क्योंकि प्रारंभिक शैशवावस्था की बात इन्होंने ही की है, प्रारंभिक मतलब कि हल्लाक ने, ठीक है। शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, इन सब की बात हल्लाक ने की है। आगे देखेंगे, उसके बाद है हम लोग के रास का, रॉस के अनुसार। रॉस ने देखिए इसमें इन्होंने क्या कितने दिए हैं, 4। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया है, ठीक है। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, जो कि ठीक है, यहाँ हम हल्लाक की बात नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस रास को देखें तो रास का याद करिए, ठीक है। रास का 1 से 3 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था को इन्होंने 3 से 6 वर्ष के लिए माना है। उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 6 से 12 वर्ष के लिए माना है। और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष के लिए माना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का शैशवावस्था में विकास, ठीक है। जब बालक शैशवावस्था में है, आप उसके देख लिए अवस्थाएं कौन कौन सी है, तब एक एक को थोड़ा पढ़ेंगे। मेनली हम लोग पढ़ते हैं 3 को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपको बाल मनोविज्ञान में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक है जो कि है वैलेंटाइन। इन्होंने शैशवावस्था को कहा क्या है, तो इन्होंने शैशवावस्था को कहा है सीखने का आदर्श काल, ठीक है। सीखने का आदर्श काल कहा है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। किसको कहा है, शैशवावस्था को कहा है। जब बालक शैशवावस्था में बहुत सारी क्रियाएं करता है, बहुत एक्टिव रहता है, हर चीज मतलब क्या करता है, कुछ ना कुछ, उसी में 3 साल तक की बात हो रही है, ठीक है। 3 साल के अंदर बच्चे बहुत मतलब अजीब मतलब कि बहुत चीजें करते हैं, उसमें बहुत चीजें छू कर सीखते हैं, टेस्ट करके सीखते हैं। तो वो क्या है, वही सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। अब फ्रायड ने क्या कहा है शैशवावस्था को, तो फ्रायड ने कहा है इसको निर्माण काल की अवस्था माना है, ठीक है। निर्माण काल की अवस्था फ्रायड ने माना है, और वैलेंटाइन ने माना है क्या, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने माना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रायड ने शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था कहा है। और बताया कि बालकों को जो कुछ भी बनना होता है, ठीक है, बालकों को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, ठीक है। यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया था कि बालक अगर 5 वर्ष का है तो उसका बुद्धि का विकास कितना % तक हो चुका है, ठीक है। 5 वर्ष की 6 वर्ष का, ऐसे ही बालक के मतलब कि वो भी बाल्या के ही लगभग था, शैशवा के ही लगभग में। तो उसका था 86 की 85% तक क्या होता है, बालक का विकास हो जाता है बुद्धि का। तो यहीं पे उसने बताया है कि जब बुद्धि का इतना विकास हो गया तो बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, दिमाग सेट हो जाता है धीरे धीरे,
ठीक है। शैशवावस्था को ही शैशवावस्था को ही व्यक्ति के विकास का यहाँ पे देखिए न्यू हो गया है ना, ये यहाँ पे रहेगा न्यू, आपका न्यू। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मुझसे, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगी कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे है आपका, देखिए शैशवावस्था को ही व्यक्ति के विकास का नींव कहा जाता है। सही बात है, बेस, जब तक बेस आपका अच्छा होता है, क्या कहते हैं, नींव, वहीं से बालक का निर्माण अच्छा होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रायड ने भी कहा है कि जैसा बालक को बनना होता है वो 4-5 साल में बन जाता है। जो बालक का जैसा माहौल होता है, जैसा वैसा उसका वंशानुक्रम होता है, बालक वैसा बन जाता है। ठीक है, अब शैशवावस्था की विशेषताएं देखेंगे। शैशवावस्था की विशेषताएं की अगर बात करें तो शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। शारीरिक और मानसिक, देखिए शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। बल्कि तीव्रता मतलब बच्चा जो है, जो शैशवावस्था में, वो जल्दी जल्दी सीखता है, उसका शरीर का लंबाई वृद्धि भी जल्दी जल्दी होता है। सीखने की तीव्रता होती है, बच्चे जो भी सीखता है वो जल्दी सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति, माता पिता जो करते हैं वो उसका अनुकरण करता है। ठीक है, अनुकरण मतलब दोहराता है, उसको सीखता है, उसको रिपीट करता है। ठीक, आगे है आपका अनुकरण द्वारा सीखना। वही है, दोहराना और अनुकरण करना, नकल करना। जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही। देखिए दोहराना आपके शब्दों से रिलेटेड हो गया, और अनुकरण जो है कि जो आपका हाव भाव जो आप देख रहे हैं, अगर आप कैसे बैठकर खाना खाना, तो बच्चा भी वैसे ही बैठकर खाना खाएगा, तो ये आपका अनुकरण हो गया। तो अनुकरण द्वारा सीखना। फिर आपका हो जाएगा स्वप्रेम। स्वप्रेम, देखिए इसी को क्या कहते हैं, स्वप्रेम एक बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको ही कहते हैं नर्सिज्म। सिगमंड फ्रायड ने इसी को, स्वप्रेम को नर्सिज्म कहा है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसको आप याद रखें कि बच्चों में भावना होती है उसको नर्सिम, स्वप्रेम की जो भावना होती है उसको नर्सिम कहा गया है। और किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ठीक है, नैतिक भावना का अभाव होता है। बच्चे को इसमें नैतिकता का नहीं होता कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे रहना चाहिए, मुझे अच्छे से बैठना चाहिए, इन सब का नॉलेज नहीं होता। उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, मतलब बच्चा जो देखता है वो उसके द्वारा सीखता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखता है। उसके बाद है आपका प्रबल काम प्रवृत्ति। ठीक है, यहाँ काम रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, काम प्रवृत्ति। ठीक है, प्रबल काम प्रवृत्ति को ही सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है। इसी को लिबिडो कहा जाता है, लिबिडो। ठीक है, लिबिडो कहा है इसी को। ठीक, प्रबल काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है। ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया ये स्वप्रेम वाला नर्सिज्म, ये हो गया आपका लिबिडो। ठीक है, इसको सिगमंड फ्रायड ने ही दोनों को नाम दिया है। ठीक है, दूसरे शिशुओं में रुचि। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियां जो आपके संवेग होते हैं, उसी को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। बच्चा रोक कर ही दूध मांगता है, जिद करता है, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। ठीक है, आगे आपका, अब देखिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। अगर आपके घर कोई बालक है जो शैशवावस्था में है, तो आप उसको कैसे शिक्षित कर सकते हैं, कैसे आप उसका मतलब को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम तो हो गया, बालक जन्म ले लिया, लेकिन उसका जो वातावरण है ना, वो शिक्षा से ही, मतलब आपकी अच्छी शिक्षा होगी तभी आप उस बालक को अच्छा कुछ दे पाएंगे। तो आपका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बालक का पालन पोषण पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे के पालन पोषण पे आपको ध्यान रखना है। उसको वातावरण स्वच्छ देना है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना है। ठीक है, उसको फिर आत्म प्रदर्शन का अवसर भी देना है। बच्चा क्या कर रहा है उसको देखिए, उसको करने दीजिए, उसको छूट दीजिए। ठीक है, क्रिया द्वारा, खेल द्वारा शिक्षा दीजिए। बच्चे को मतलब हर चीज क्या खेल द्वारा सिखाइए, ये नहीं कि डांट डपट के या मार पीट के सिखाएं, नहीं। हर चीज आपको क्या करना है, क्रिया करके आप खुद करिए, बालक देखेगा, फिर वो खुद करेगा देखकर। फिर खेल द्वारा, खेल खेल में बहुत चीजें सिखाई जाती हैं बालक को। ठीक है, कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना,
अभिव्यक्त के लिए अवसर देना, बच्चों को थोड़ा बोलने का छूट देने के लिए यहाँ पे बात हो रही है। अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर देना कि हाँ वो कुछ अगर अच्छा कर रहा है तो हाँ तुम अच्छे कर रहे हो बेटा, ऐसे बोलना, उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है। नैतिक व चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा। ठीक है। उसके बाद है दंड और भय से दूर रखना। बालक को मारना पीटना नहीं है, बालक को हमेशा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, उसको भय में डर में नहीं रखना है, नहीं तो वो कुछ फिर बोल ही नहीं पाएगा, तो उसका तो वहीं पे विकास रुक जाएगा ना। फिर संवेगात्मक सुरक्षा, उसके आप संवेग को, उसके क्रोध को, उसके प्यार को, उसके स्नेह को, उसके जो वो रोता है वो भी तो एक संवेगात्मक है, तो उसको क्या करना है, उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का स्वरूप बालों को आप कैसे देंगे। ठीक। आगे आप लोगों का बाल्यावस्था, शैशवावस्था आपका खत्म हो गया है। उसके बाद आपका आएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था अब बालक क्या है, 3 वर्ष से ज्यादा है, और उसका क्या होगा, मान लीजिए अब 6 से 11 तक माना जाता है, जैसे कि उन्होंने माना था हालाक के द्वारा, कि हालाक या रास के द्वारा था, तो क्या था, बालक का सब बाल्यावस्था का विकास चल रहा है। शैशवा खत्म हो चुका है, बाल्यावस्था में उसका पदार्पण हो चुका है। तो यहाँ पे शैशवावस्था के बाद तुरंत बाद बाल्यावस्था शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा आती है, जो कि परिभाषा नहीं, जैसे कि आगे उन्होंने कहा था, क्या वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा था, फ्रायड ने क्या कहा था, तो यहाँ क्रो एवं क्रू ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को। ठीक है। तो बाल्यावस्था को क्रो एंड क्रू ने कहा है कि बालक का निर्माण काल माना है, बालक का निर्माण काल, इसमें उसका निर्माण होता है। ठीक है। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ जाता है कि बालक का निर्माण काल, बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल किसने माना है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि सामने से ही है, सरल भी है, इसको अच्छे से याद करना अब आप लोग की जिम्मेदारी है। मेरा काम है आप लोग को देना, मैंने दिया, वो भी हिंदी में अच्छे से अपने नोट्स दिए हैं। ठीक है। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक का निर्माण काल का अवस्था माना है उन्होंने, तो इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है। ठीक है। थोड़ा स्थिर हो जाता है बालक। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, तो शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आती है, बालक की हाइट, बालक का थोड़ा मेंटल ग्रोथ, ये सब क्या होता है, थोड़ा तो स्थिर आता है, उसमें स्थिरता आती है। मानसिक योग्यताओं का विकास। ठीक है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है उसमें। आत्मनिर्भर की भावना, बालक अब चीजें खुद से करना चाहता है, सब कुछ, कि अपने से कपड़ा पहनना, अपने से जूते पहनना, अपने से सब कुछ करना। ठीक है। उसमें आत्मनिर्भरता की भावना आती है। आगे है आप लोगों का इसी में अभी रचनात्मक कार्यों में रुचि। ठीक है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, वो संवेग पे नियंत्रण होने लगता है। कभी कभी देखेंगे अगर माता पिता डांट भी देते हैं तो वो क्रोध में शांत रह जाते हैं, दांत पीस कर या आंख दिखाकर शांत रह जाते हैं, तो उसी को कहा है संवेगों पे नियंत्रण। ठीक है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इसी को कहा गया है क्या, गैंग एज। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, गैंग एज। बच्चे क्या, एज, बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में सारे काम करते हैं। ठीक है। उनका एक ग्रुप हो जाता है, तो वो क्या होता है, गैंग है, जब अपना गैंग बनाकर चलते हैं, तो उनका भी एक मतलब होता है। तो ये भी क्या होता है आपका, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक मतलब गैंग में रहने का मतलब समूह में रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। संग्रह प्रवृत्ति की, सामान इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है। अब घूमने फिरने, भ्रमण प्रवृत्ति और निरुद्देश्य, मतलब कि घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है, निकल लिए घर से तो निकल लिए, अब कहाँ निकल लिए उनको भी नहीं पता, इसी को कहा गया निरुद्देश्य। कोई उद्देश्य नहीं है कि बालक किस लिए निकला है बाहर। ठीक है। वो निकल जाता है ऐसे ही घूमने फिरने, बीच में बगीचा पड़ गया, आम तोड़ लिया, कुछ भी कर लिया, उसका कुछ उद्देश्य नहीं है कि किसी चीज के लिए वो निकला है घर से। ठीक है। घूमने की प्रवृत्ति, ये आपका हो गया एक पॉइंट। ठीक है।
आपका होता है इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका काम प्रवृत्ति में स्थिरता। ठीक है, इसमें काम प्रवृत्ति में स्थिरता होती है, इसमें सुसुप्त काम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये आपका हो गया बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था, जब जब बालक बाल्यावस्था में है तो उसको आप कैसी शिक्षा का स्वरूप देना चाहेंगे? ठीक है, क्या करेंगे कि उसका एक सही दिशा में बाल्यावस्था का विकास हो। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे? फिर शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसी एज के बच्चे आप लोग ध्यान देंगे, अगर टीवी पे ऐड भी देखेंगे तो इसी एज के बच्चों को कौन सा हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, इन सब का ऐड दिखाया जाता है। तो यही सब है कि शारीरिक विकास का ध्यान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, भाषा विकास पर ध्यान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का अर्थ है कि आप बालक के मनोविज्ञान को समझिए, उनके मन की बात को समझिए, बालक क्या सोच रहा है, बालक को क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद है भाषा विकास पर ध्यान, भाषा विकास पर ध्यान देना। फिर शिक्षण विधि रुचिकर हो, बालक इसी समय स्कूल भी जाना स्टार्ट करता है, तो टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो रुचिकर होना चाहिए। आप ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, वो पढ़ाए, वो पढ़ने में रुचि रखे। ठीक है, शिक्षण विधि में आप, या ये कॉलेज स्कूल की बात नहीं है, ये मतलब कि माता पिता घर की भी बात है कि बालक को जो भी सिखाया जाए, जो भी शिक्षा दी जाए, जो भी शिक्षण कराया जाए, वो रुचिकर हो। ठीक है, खेल और क्रिया द्वारा सिखाना। ठीक है, मानसिक स्तर और वातावरण का ध्यान। अब बालक का मानसिक स्तर क्या है, उसका वातावरण कैसा है, उसका ध्यान देना। संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। देखिए, रचनात्मक प्रवृत्ति पे बालक इसी समय क्या नई नई सोच, नई नई उसके अंदर क्या सृजनात्मकता आने लगती है। बालक नए नए आइडियाज उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं कि ऐसे करेंगे, चल ऐसे करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप में रहता है ना, तो उसको रचनात्मक कार्यों में अगर एक दोस्त कुछ करता है तो वो दूसरा भी कुछ करने लगता है, तो उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। ठीक है, फिर सामाजिक गुणों का विकास करना, उसके शिक्षा सामाजिक गुणों का, जैसे समाज में कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इसके गुणों का ध्यान देना। नैतिक शिक्षा देना, सबसे बड़ों से अच्छे से बात करे, छोटों से प्यार दुलार करे, ये सब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, तो उसको नैतिक शिक्षा देना। ये होगा सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था करना। देखिए, ये स्कूल का जिम्मेदारी है, बच्चे को बस कक्षा कार्य में ना उनको बांध के रखें। उनको पाठ्य सहक्रिया मतलब उनके बाहरी पाठ्य सहक्रिया मतलब पाठ्य के साथ साथ आप ऐसी भी क्रियाएं कराएं कि बालक अच्छे से सीख पाए। उसे बाहरी मतलब कि कभी कभी बाहरी क्रियाएं भी कराएं। ठीक है, उसे खेल कूद, उसे मतलब कि जो होता है ना आता है। अब देखिए, नॉर्मल स्कूल में देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब फंक्शनों में भी एक्टिव रहते हैं बालक। कभी कभी हर चीज में एक्टिव रहते हैं। पाठ्य सहक्रिया मतलब कि पाठ्यक्रम के साथ साथ भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए बालक में, उसकी भी व्यवस्था स्कूल को करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक, आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे ये किशोरावस्था के विकास के बारे में। ठीक है, तो किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, और इसको लैटिन, ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द से एडोन्सियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किशोरावस्था का जो एडोल्सियस शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये परिपक्वता की ओर बढ़ना, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग अच्छे से। तो टू ग्रोथ टू मेच्योरिटी, ये अच्छे से याद रखेंगे इंग्लिश बेस का। तो स्टेनले हॉल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की बहुत ही पॉपुलर एक कोटेशन दिया है, एक परिभाषा दिया है। ठीक है, ये आप पेपर उठाकर भी देख सकते हैं, डीएलएड का, यूपी टेट का, बीएड भी जो कर रहे हैं, यहाँ तक कि जीडीसी यूडीसी सब में पूछता है कि स्टेनले हॉल का ये आपका कोटेशन, ये परिभाषा। तो उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है एक संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। जैसे शब्द लिखा है वैसे एग्जिट याद करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे है इसकी विशेषताएं देखेंगे। किशोरावस्था की विशेषता कौन कौन सी है? तो किशोरावस्था की विशेषता में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता आती है।
ठीक है। बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था में आते हैं तो उसके शारीरिक और मानसिक में विकास में तीव्रता आती है। समायोजन का इसमें अभाव होता है। समायोजन का मतलब कि तालमेल न बैठा पाना। समायोजन का सीधा अर्थ यही है, ठीक है, कि तालमेल बालक नहीं बैठा पाता, ठीक है। समायोजन, वो समाज में योजन नहीं कर पाता, ठीक है, जोड़ नहीं पाता खुद को, ठीक है। घनिष्ठ मित्रता, जिससे दोस्ती होती है उसके लिए जान परान सब दे देते हैं, ठीक है। ये होती है घनिष्ठ मित्रता। इस एज की बात हो रही है, जो एक है सैयारा वाला एज जो है इस समय, वही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है आपका स्वतंत्र विद्रोह की भावना, ठीक। स्वतंत्रता विद्रोह की भावना। बालक क्या कर चाहता है कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो खुद से सब कुछ करना चाहता है। उसकी अब विद्रोह होता है कि मतलब कि उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो वो उसका विद्रोह भी करता है, ठीक है। ये हो गया आपका किशोरावस्था। इसमें कुछ और भी हैं पॉइंट्स, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो इसमें आता है आपका फिर वीर पूजा की भावना। देखिए, वीर पूजा की भावना मतलब होता है किसी को आइडियल गुरु मान लेते हैं किशोरावस्था में बालक। जैसे अगर हम सैयारा मूवी का लें तो देख रहे थे आप लोग थिएटर में, लोग बैठ बैठ कर रो रहे थे। अब लोग समझ जाए कि हम हीरो के अनुसार ही चलेंगे, अब सबको करेंगे, तो वो हो गया, वो अब वो उस हीरो को क्या मान लिया, वीर। अब उसका क्या करेंगे, पूजा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वीर पूजा। ये थोड़ा अलग ढंग से है क्योंकि मैंने ऐसे बताया, लेकिन मैं इसको अच्छे वे में भी बताऊंगी कि जैसे कुछ लोग स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल गुरु मानते हैं, उनका देखकर उनकी शिक्षा के अनुसार चलते हैं, उन्होंने जो पद प्रदर्शन किया है उनके अनुसार चलते हैं। तो वही होता है कि वीर पूजा मतलब किसी को आइडियल मानकर वो उनके मार्ग पर चलते हैं। तो स्वाभिमान की भावना आती है। स्वाभिमान की भावना, उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस लगता है, इस एज में बालकों को बहुत ज़्यादा ही ठेस लगता है। अपराध प्रवृत्ति की भावना, इसमें बालक गलत रास्ते पे भी जाता है। अधिकांशतः बालक इस एज में गलत रास्ते पे जाते हैं। तो अपराध प्रवृत्ति की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, ठीक है। समाज सेवा की भावना, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी है। समाज सेवा की भावना, समूह को महत्व। देखिए, समूह को महत्व मतलब वो अपने ग्रुप में जो रहेगा जिसको भी वो महत्व देगा। दिवस अपना, इस एज में बैठे बैठे जो बच्चियां होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सपने आते हैं, मतलब सोचते सोचते खो जाते हैं बैठे बैठे। अगर क्लास में बैठे हैं, वो क्लास अगर में बैठे हैं तो वो कुछ सोचते सोचते ही पूरा खो जाएंगे उसी के बारे में सोचते सोचते, ठीक है। इसी को कहते हैं दिन में सपने देखना। दिवा सपनों को ही कहते हैं दिन में सपने देखना, ठीक है। आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ सोचते सोचते खो जाएंगे, तो ये होता है आपका दिवा सपना। फिर नेक्स्ट है आपका बहिर्मुखी प्रवृत्ति, ठीक है। जो भी होता है सीधे मुंह पे, बहिर्मुखी, बाहरी मुखी, मतलब उनके अंदर कुछ नहीं छिपा है, जो भी होगा आपके धड़ल्ले मुंह पे कह देते हैं, ठीक है। बहुमुखी प्रवृत्ति, व्यवसाय के चुनाव की चिंता, क्योंकि इसी एज का अगर उत्तर अंतिम किशोरावस्था की बात करें तो उसमें ये होता है, ठीक है। अधिकांशतः व्यवसाय चुनाव की चिंता, समाज सेवा की भावना, काम भावना का विकास, ठीक है। बुद्धि का अधिकतम विकास, ठीक है। इसी एकदम लास्ट मतलब कि इसमें अधिकतम विकास हो जाता है बालक का, ठीक है। रुचियों में परिवर्तन होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यही होता है, रुचियों में परिवर्तन होता है कि अब मुझे ये बनना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये अच्छा लगता है, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। तो ये होता है क्या, रुचियों में परिवर्तन। आपके इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। समलिंगी भावना, ठीक है, कभी कभी समलिंगी भावना भी आती है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब देखिए इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बालक को अगर क्लासरूम में बैठा है तो उसको कैसा शिक्षा का स्वरूप देना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो शारीरिक विकास की शिक्षा, योग व्यायाम ये सब, मानसिक विकास की शिक्षा, पढ़ाई से रिलेटेड संवेगात्मक विकास की शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा। तो संवेगात्मक उसके मतलब कि जो स्टेनले हॉल ने कहा संघर्ष, तूफान, तनाव, ये सब क्या है, संवेगात्मक से रिलेटेड है, तो उसके विकास की भी शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा।
हर व्यक्ति अलग अलग होता है। किसी को मतलब कोई अंतर्मुखी है तो कोई बहिर्मुखी है, किसी कोई को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, कोई मतलब ज़्यादा नैतिकवान होता है, कोई और थोड़ा कम नैतिकवान होता है। तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। तो आप सबके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर वैसी शिक्षा प्रदान करें। यौन शिक्षा की आवश्यकता सहानुभूति व्यवहार है। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, सपोर्टेबल बन के, सपोर्ट के साथ आपको क्या करना है, उसके साथ व्यवहार करना है कि आप उसके साथ हैं। ठीक है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है आप लोगों का थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आज मैंने जितना भी पढ़ाया वृद्धि और विकास के बारे में, वो भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मैंने यूपी टेट को मद्देनजर रखकर ही अपने नोट्स बनाए थे। जब मैं यूपी टेट मतलब कि यूपी टेट का तैयारी कर रही थी तब मैंने बनाया था। तो वो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे वृद्धि और विकास से, ये एकदम क्लियर है। परिभाषाएं याद रखिए, साथ में PYQ भी करिए, तब देखिए आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे फंसेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं कुछ अच्छा भी समझ में आया तो भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कोशिश करूँगी तो PYQ और भी करवा दूँगी, जो कि आपको तैयारी के लिए और अच्छा रहेगा। धन्यवाद।